तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है यूनिट्स एंड डायमेंशन का। तो चलिए, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हैं। ये कल हम जो बताए थे उसमें ये शायद ब्लर हो गया, हमने देखा जब वीडियो बाद में तो ये ब्लर चला गया। तो इसको आज हम यहाँ बता देते हैं। और एक पहला क्वेश्चन ये जो हमारा आज बचा हुआ था, एक ये बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए ओमेगा एंड के। ए ओमेगा और के का डायमेंशन पता करना है हमको इस इक्वेशन में। ठीक है, अब देखिए आप इस इक्वेशन में क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के x है। y यहाँ पे डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस आप मान लीजिए उसको, y है हमारा डिस्टेंस। तो y है डिस्टेंस, हमको a का निकालना है, ओमेगा का k का। अब जानते हैं आप, हम आपको कल बताए थे कि साइन के अंदर जो भी है, साइन थीटा अपने आप में डायमेंशनलेस है, ये पूरा डायमेंशनलेस है। तो ओमेगा का बोल रहा है निकालने के लिए, तो ओमेगा टी जो हमारा टर्म है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो m0 l0 t0 ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/t, या ये टी इनवर्स हो गया इसका डायमेंशन। ओमेगा का निकल गया हमारा। उसी तरह के एक्स है, ये भी डायमेंशनलेस हुआ। ये हो गया हमारा एल इनवर्स। ओमेगा का निकालना था, ये मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। मान रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको डिस्टिंक्ट दिखे कि एक आंसर यहाँ आया, एक आंसर यहाँ आया, क्योंकि इसमें कभी कभी डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ओमेगा निकल गया हमारा, के निकल गया। अब अगला है ए का क्या होगा। तो आप ये देखिए कि जब ये पूरा टर्म साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स डायमेंशनलेस है, तो ए का जो होगा वो एक वाई के बराबर होगा, यानी कि ए का जो डायमेंशन होगा वो बराबर होगा वाई के। वाई क्या है, डिस्टेंस है हमारा, टी टाइम है। तो ये सब लिखना उतना जरूरी नहीं है। वाई जो है, तो ए का हमारा डायमेंशन आ गया एल, तो ये आ गया आपका आंसर। ओमेगा आ गया, के आ गया, ए आ गया। अब अगला है हमारा क्वेश्चन, ये AIPMT 2006 में आया है। नीट जो भी होता है उसका पहले नाम था AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो देखिए अब इसमें है कि v वेलोसिटी है और t टाइम है। इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसमें हमको ABC का डायमेंशन निकालना है। ABC का डायमेंशन, A B और C का। तो आप सबसे पहले देखिए कि C जो है हमारा, C किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये T के साथ प्लस साइन है। हम आपको बताए थे कि टाइम में टाइम ही जुड़ेगा, तो यहाँ टाइम में कुछ जो जुड़ा है उसका भी वो डायमेंशन टाइम का ही होगा। तो C का डायमेंशन हो गया हमारा टाइम का। अगला है हमारा V इक्वल टू AT, हम ऐसा लिख सकते हैं। कल हम होमोजेनिटी वाला प्रिंसिपल में क्या पढ़ रहे थे, यही तो पढ़े थे। AT का जो डायमेंशन होगा वो V के बराबर होगा, तो A बराबर लिख सकते हैं हम V/T, यानी कि वेलोसिटी का होता है LT इनवर्स 1 और टाइम का हो जाएगा T, ये टाइम ऊपर जाएगा तो LT इनवर्स 2, इसको ब्रैकेट में बंद कर लिए। ये हो गया आपका A का डायमेंशन, ये C का हो गया। अब B का निकालना है। अब देखिए B/T प्लस C है, तो इसका भी T ही है, इसका भी T ही है, तो T प्लस T 2T लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता है। 2T निकलेगा तो 2 का क्या डायमेंशन आप लिखेंगे, इसलिए T ही लिखिए, T डायमेंशन हुआ। और ये जो है B/T प्लस C, ये पूरा टर्म का जो डायमेंशन होगा वो V के बराबर होगा। अच्छा, तो V के बराबर होगा तो V का डायमेंशन होता है LT इनवर्स 1, तो ये T टू द पावर 1 है, ये T इनवर्स है, तो हमारा इसका डायमेंशन हो जाएगा L। ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। इसमें ABC निकालना था, A निकाल लिए, B निकाल लिए और C निकाल लिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन की। अभी तक जो डायमेंशन पढ़े हैं
उसका यूज कहाँ होता है, वो हमको किस तरह से हेल्प करता है, उसका यूज करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं वो देखते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अभी तक हम जितना डायमेंशन में सीखे हैं उसका यूज कहाँ करना है ये हम जानेंगे इसमें, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में हम जानते हैं, पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी कोई भी होता है तो उसमें क्या होता है, एक होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यू है यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यू होता है यूनिट। जैसे कि मान लीजिए कि हम कपड़ा खरीदे, 5 मीटर का हमारा कपड़ा है, तो ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि n, और ये हो गया हमारा यू यूनिट। अब ये एसआई सिस्टम में हम बोलते हैं कि 5 मीटर का हो गया। उसी तरह अगर हम सीजीएस में बोलेंगे इसको तो क्या बोलेंगे कि 500 सेंटीमीटर खरीदे, 500 सेंटीमीटर का कपड़ा, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गया हमारा यूनिट। तो इसका नाम n1 u1, इसका n2, इसका u2 लिख सकते हैं इस तरह से। तो अब 5 मीटर और 500 मीटर दोनों आपस में बराबर है, यानी कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 लिख सकते हैं हम। ये हमारे पास एक फार्मूला आया। इससे हम यूज करके किसी भी, जैसे जूल को हम अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूटन को डाइन में कर सकते हैं, ये हम देखेंगे कि किस तरह करते हैं। चलिए ये आप देख लिए, अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम लोग कन्वर्जन सीखते हैं। कन्वर्जन में सबसे पहला हम लेते हैं कि 1 जूल को 1 जूल टू अर्ग, ये कन्वर्ट करना है हम, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले कन्वर्जन में अगर हम जूल को अर्ग में कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमको यह मालूम होना चाहिए कि जूल किस चीज का यूनिट है। तो एनर्जी का है, हीट का आप कह सकते हैं। तो एनर्जी जो होता है हमारा, एनर्जी का डायमेंशन सबसे पहले लिखेंगे। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, वही होता है जो वर्क का होता है। वर्क का क्या होता है, तो वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आपको याद है mlt इनवर्स 2। तो लिखेंगे सबसे पहले डायमेंशन इसका कि m l स्क्वायर t इनवर्स 2। एनर्जी का डायमेंशन होता है वर्क के बराबर और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। तो m l t इनवर्स 2 इंटू l, ये हो जाएगा m l t इनवर्स 2। वही हमने यहाँ पे लिखा है m l t इनवर्स 2। ये हो गया हमारा इसका डायमेंशन। अच्छा, अब देखिए 1 जूल में 1 जूल जो होता है हमारा, ये क्या होता है, जूल को हम और लिख सकते हैं कि देखिए यूनिट से आप समझिए, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है हमारा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो 1 है, तो आप देख रहे हैं कि n1 जो हो गया हमारा 1 हो गया। m1 जो होगा, m1 हो गया 1 kg, मान लें आप इसको kg। l के जगह पे मीटर हो गया और टाइम के जगह पे सेकंड हो गया।
N2 तो निकालना है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तो वो N2 हमको निकालना है। इसका यूनिट अब देखिए M2 जो होगा हमारा वो हो जाएगा ग्राम, L2 जो होगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर और T2 हो जाएगा सेकंड, 1 सेकंड या सेकंड कुछ भी मान लीजिए। अब देखिए हम आपको बोले थे N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ठीक है। N1U1 इज इक्वल टू N2U2, तो N2 इज इक्वल टू क्या होगा N1U1 बाई U2। इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा, ठीक है। और N2 बराबर क्या लिखेंगे, N2 बराबर N1, ये U1 बाई U2 है, तो इसको आप देख रहे हैं कि डायमेंशनल फार्मूला हमारा है mL² इनवर्स 2, तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको M1 बाई M2 के पावर 1 है यहाँ पे, L1 बाई L2 इसका पावर 2 है, और यहाँ पे लिख सकते हैं T1 बाई T2 और पावर है -2, ठीक है। ये आप देख लीजिए। अब N1 क्या है, N1 1 है, वैल्यू पुट करेंगे। M1 क्या है, kg है, और N2 क्या है, M2 क्या है, ग्राम है। L1 में देखिए, L1 है हमारा मीटर, 1 मीटर लिख लीजिए या मीटर लिख लीजिए, सेम बात है। यह है हमारा सेंटीमीटर, टाइम में 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, ठीक है। अब आप देखिए कि एक इस केजी में इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि 10⁻³ ग्राम बाई ग्राम, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। फिर यहाँ पे 10⁻² सेंटीमीटर, यहाँ पावर है 2, और ये सेकंड से सेकंड कट गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 के पावर -2, तो 1 के पावर -2 1 ही होता है। हमारा यहाँ पे N2 आएगा 10, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 10⁻² इंटू 2 है, तो 10⁻³ इंटू 10⁻², मतलब कि इसका स्क्वायर यानी कि 4, तो ये आ जाएगा हमारा 10⁻⁷। इसका तो 1 ही हो जाएगा वैल्यू, तो 10⁻⁷ आ गया हमारा N2, यानी कि हो गया हमारा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। तो इस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, डायमेंशनल फार्मूला का यूज करके हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने ये देख लिया। अब अगला हम कन्वर्ट करते हैं 1 न्यूटन को डाइन में। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा पहले से ये सब चीज कि 1 जूल बराबर कितना होता है, कितना अर्ग होता है, या 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन। लेकिन हम लोग फिर भी सीखते हैं कि कन्वर्ट किस तरह किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे है हमारे पास कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, कि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कीजिए। तो हम आपको सबसे पहले बताए थे कि जिस चीज को कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है ये न्यूटन किस चीज का यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, mLT इनवर्स 2,
तो ये लिख लिया हमें यहाँ पे mLT इनवर्स टू। न्यूटन जो होता है वो SI यूनिट है और डाइन है CGS यूनिट। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। हम आपको बताए हैं कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 होता है। तो N2 हमको अगर निकालना है तो N1 U1 बाई U2 कर लेंगे, ये बता चुके हैं हम आपको। तो N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाई U2। अब देखिए कि न्यूटन जो होता है वो क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन बोलते हैं। तो हम जैसे आपको सिखाए थे कि मान लीजिए अब उतना लिखने का पहला जब हम बता रहे थे जूल वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम आपको बताए थे कि 1 kg लिख लीजिए, फिर m1 m2 m1 l2 m1 l1 t1 और m2 l2 t2 लिख लीजिए। लेकिन उतना जरूरी नहीं है, अगर आप करना चाहें n2 इज इक्वल टू n1, तो n1 यहाँ पे हमारा 1 है और डायरेक्टली अब कर सकते हैं कि m1 बाई m2 डिवाइडेड, इसका पावर 1 है, l1 बाई l2 इसका पावर 1 है, t1 बाई t2 इसका पावर -2 है। अब आप देखिए कि n1 हमारा यहाँ पे 1 है, n1 1 है तो 1 हम पुट कर लिए। अब देखते हैं कि इसमें kg है m1 और दूसरे में ग्राम होगा, ये सीजीएस यूनिट है तो ग्राम होता है, पावर 1 l1 l2 है तो एक में मीटर लिखिए, दूसरे में सेंटीमीटर। मीटर है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका डाइन का यूनिट। तो 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय ये पावर -2। देखिए डाइन जो है, जब हम 1 न्यूटन को लिख रहे हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई यूनिट में, न्यूटन क्या है एसआई यूनिट है। तो आप देखिए कि इसका डायमेंशनल फार्मूला से अगर आपको नहीं मालूम है कि न्यूटन किस चीज कितने के बराबर होता है, तो आप इससे भी देख लीजिए कि केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। अब डाइन सीजीएस यूनिट है, तो सीजीएस यूनिट में मास का क्या होता है, तो ग्राम होता है, मास का ग्राम। यहाँ लेंथ है तो यहाँ केजी मीटर है तो ग्राम सेंटीमीटर हो गया, और सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। अब m1 जो होगा हमारा kg होगा, तो m2 जो है ग्राम हो गया, l1 अगर मीटर है तो l2 जो है सेंटीमीटर हो गया, ये सेकंड है ये भी सेकंड है तो सेकंड सेकंड लिख लिए। अब आप जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि 10 टू द पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर के पावर 1। पावर 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ m के पावर 1 है, l के पावर 1 है, यहाँ t के पावर -2 है तो यहाँ -2 लिखे हैं। सेकंड से सेकंड कट गया, 1 टू द पावर -2 कुछ नहीं 1 ही होता है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 10 टू द पावर, अच्छा ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से हमारा सेंटीमीटर कट गया, तो ये 3 है 3 के पावर 1 और ये 10 टू द पावर 2 के पावर 1, तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर 5। 10 टू द पावर 5 क्या आया, ये n2 बराबर आया 10 टू द पावर 5, n2 आया हमारा 10 टू द पावर 5। इसका ये मतलब हुआ कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये हमारा रिलेशन आ गया। ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ तो चलिए देखते हैं हम लोग
क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इन एसआई यूनिट। इतना वैल्यू दिया हुआ है हमारा एसआई यूनिट में, इसको बोल रहा है कि सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये जो जी होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू दिया हुआ है एसआई यूनिट में, इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हम आपको बताए थे कि जिसको भी कन्वर्ट करना हो दूसरे यूनिट में, दूसरे सिस्टम में, तो इसका हम सबसे पहले किए है क्या, तो इसका डायमेंशन निकालेंगे। आप देख रहे हैं कि यूनिट दिया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो इसका यूनिट लिख लेते हैं कैपिटल जी का यूनिट किस तरह लिखेंगे, न्यूटन यानी कि फोर्स, तो एम एल टी इनवर्स टू मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर केजी स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर सॉरी एम स्क्वायर, तो एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, तो ये एम ऊपर चला जाएगा, एम इनवर्स 1 एल क्यूब इनवर्स 2। ये आ गया हमारा डायमेंशन जी का। तो जो डायमेंशन आया है लिख लेते हैं इधर, ठीक है। अब देखिए इस वैल्यू को n1 मान लेते हैं, n1 हो गया 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, इसका सीजीएस यूनिट निकालना है। तो n1u1 इज इक्वल टू n2u2, तो n2 इज इक्वल टू हो जाएगा n1u1 बाई u2, तो n2 बराबर लिखेंगे, n1 को n1 ही रहने दीजिए, अभी u1 u2 को लिखते हैं, ये m इनवर्स है, तो केजी ग्राम इनवर्स मीटर सेंटीमीटर और पावर क्यूब है। इसका पावर क्यूब दिया हुआ है, और ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 1 का पावर -2 1 ही होता है। अब आप देखिए कि इस ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, आ गया हमारा n1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और 3 इंटू 2 6, तो ये आ जाएगा हमारा 10⁻³ n2 बराबर आ गया n1 इंटू 10⁻³ तो n1 क्या है, ये है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू, ये हो गया हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये हो गया आंसर। जी को हम कन्वर्ट कर लिए सीजीएस यूनिट में।
चलिए अगला है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में। अभी हम पहले पढ़ लिए थे कि यूनिट कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़े थे पहला में, और दूसरा है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। दूसरा यूज है इसका या एप्लीकेशन कहिए। हम लिखे हैं यहाँ पे इफ डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन LHS इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन RHS, कि डायमेंशन है जितना LHS पे, उस LHS पे जितना टर्म है सबका अगर डायमेंशन RHS पे जो टर्म है इंडिविजुअल टर्म्स के डायमेंशंस के इक्वल है, तो जो हमारा इक्वेशन होता है वो डायमेंशनली करेक्ट होता है। यही लिखा हुआ है कि इफ डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन LHS इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन RHS, सॉरी बच्चों, RHS का नाम मुंह से मेरे निकल रहा है, RHS, then the equation is said to be dimensionally correct। तो अब आप देखिए इसका क्या मतलब हुआ। जैसे एग्जांपल लेते हैं v इज इक्वल टू u प्लस AT, ठीक है। ये इक्वेशन तो आप लोग सब जानते हैं। अगर इसमें हमको कोई कहे कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो ये जो हम लिखे हैं कि इफ डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन LHS, तो LHS पे तो एक ही टर्म है, v है, वेलोसिटी होता है u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम होता है, ये सब जानते हैं आप। इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन RHS, मतलब ईच टर्म मतलब कि इस u का जो डायमेंशन होगा और AT का जो डायमेंशन होगा वो v के बराबर होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। अच्छा आप बताइए कि ये जो v होता है, v क्या होता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का LT इनवर्स 1 होगा। ये इनिशियल वेलोसिटी होता है तो वेलोसिटी ही है, LT इनवर्स 1 होगा इसका डायमेंशन। ये टर्म है a इंटू टी, तो एक्सीलरेशन का होता है डायमेंशन LT इनवर्स 2 इंटू टी, ये भी LT इनवर्स 1 हुआ। तो आप देख रहे हैं कि RHS पे जो दो टर्म है हमारा u और AT, दो टर्म ये अलग अलग नहीं है, AT और u एक एक टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, इसका भी LT इनवर्स 1, इसका भी LT इनवर्स 1, इसीलिए ये इक्वेशन जो है हमारा ये डायमेंशनली करेक्ट है इस तरीके से। अच्छा अगला देखते हैं, एक इक्वेशन आप पढ़े होइएगा कि v इज इक्वल टू u स्क्वायर 2as ये होता है। अब इसको डायमेंशनली करेक्ट चेक करना है, तो अब देख रहे हैं एक टर्म ये है LHS पे, ये RHS हुआ, तो एक टर्म हमारा ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, तो इसका जो डायमेंशन होगा उसके बराबर इसका डायमेंशन होना चाहिए और इसके बराबर ही इसका डायमेंशन होना चाहिए, तब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो ये वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और ये डिस्टेंस। तो आप जानते हैं कि v का होता है LT इनवर्स 1, v स्क्वायर है तो L स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा t टू द पावर -2, इसका हो गया, इस v स्क्वायर का हो गया। इसी तरह से u स्क्वायर का क्या होगा, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ही है, तो इसका भी हो जाएगा L स्क्वायर t इनवर्स 2। अब ये देखिए एक्सीलरेशन इनटू डिस्टेंस है, 2 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का होता है LT इनवर्स 2 इंटू L, तो ये हो जाएगा हमारा L स्क्वायर t इनवर्स 2, तो ये हो गया डायमेंशन। तो आप देख रहे हैं कि इसका भी डायमेंशन सेम, इस तीनों का डायमेंशन सेम आया, इसलिए ये डायमेंशन, ये इक्वेशन हमारा डायमेंशनली करेक्ट होता है। तो यही चीज है कि करेक्टनेस चेक करने का किसी इक्वेशन के लिए आता है, बोर्ड में कभी आ सकता है क्वेश्चन आपको, तो अगर डायमेंशनली करेक्ट चेक करना है तो इस तरह से चेक करते हैं कि ईच टर्म, LHS पे जितने टर्म हैं उनका डायमेंशन, RHS पे जितने टर्म हैं इंडिविजुअल टर्म्स, सबका डायमेंशन अगर सेम है तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। अच्छा देखिए इसमें इसका ड्रॉबैक पूछता है कि ड्रॉबैक क्या है। इससे हमको ये तो पता चलता है कि इक्वेशन करेक्ट है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है, तो 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं हुआ, 2 डाले तो ये फार्मूला सही है, यहाँ पे 2 के जगह पे हम 4 डाल देंगे, फिर भी हमारा यही सब दिखाएगा कि सब सेम है, और ये भी सही बताएगा कि सही है, हमारा इक्वेशन डायमेंशन सेम आ गया, हम बोल देंगे कि सही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 4 लिख देंगे या 100as लिख देंगे तो सही होगा क्या?
तो ये जो है ये डायमेंशनल एनालिसिस का ये एक ड्रॉबैक है कि करेक्टनेस तो बताता है इक्वेशन का, लेकिन एक ड्रॉबैक है कि ये हमको कोफिशिएंट न्यूमेरिकल पार्ट के बारे में जानकारी नहीं दे पाता है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक आता है। चलिए ठीक है, आगे अभी हम और ये करेक्टनेस निकालने वाला कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला है हमारा कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। ये भी आप लोग कहीं ना कहीं देखे हो जाएगा बचपन में, लेकिन अब चलिए जैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, वैसे हम भी लिखे हैं कि एस हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ए एक्सीलरेशन है, यू जो है वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी होता है, और टी है टाइम। ठीक है, इसका करेक्टनेस चेक करना है। तो हम बताए थे आपको कि इस वाले टर्म का, इस वाले टर्म का और इस पूरे टर्म का डायमेंशन सेम आएगा तभी ये करेक्ट होगा। तो LHS जो है हमारा, ये LHS पे S है और HH पे UT प्लस हाफ ए डी स्क्वायर है। ठीक है, तो LHS पे जो है हमारा LHS लिख लीजिए, LHS पे S है तो S का क्या डायमेंशन होता है L, S क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कहिए। तो वैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कोई फर्क पड़ेगा नहीं अभी यहाँ पे, तो इसका L हो गया। अच्छा अब देखिए ये है हमारा UT, UT इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है LT इनवर्स 1, इसका डायमेंशन हो गया, और इसमें T है तो इस T से ये T कैंसिल, इसका भी डायमेंशन आ गया L। देख लीजिए आप, इस इधर का इसका भी डायमेंशन है, इसका भी L आ गया डायमेंशन। अब इसका हम निकालते हैं, हाफ है तो हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, एक्सीलरेशन और टी स्क्वायर है, तो एक्सीलरेशन का आप जानते हैं कि LT इनवर्स 2 होगा और टाइम का हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये कट गया, L आ गया। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, इन सब चीजों का आप इतनी बार निकाल लीजिए अभी तक डायमेंशन खुद से प्रैक्टिस कर करके, कि जैसे हम लिख दिए कि एक्सीलरेशन का LT इनवर्स 2 हो गया, तो आपको दिक्कत ना हो कि ये कहाँ से हो गया। वेलोसिटी का LT इनवर्स 1 लिख दिए तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि आप निकालने ना लगे कि वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आप इसको फिर L लिख रहे हैं, फिर T लिख रहे हैं, फिर LT इनवर्स 1 कर रहे हैं, इतना नहीं, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए आप डायमेंशनल फार्मूला लिखने का कि आपको दिक्कत ना हो, आप डायरेक्टली लिख सकिए LT इनवर्स 2 एक्सीलरेशन का इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ पे कि L L L तीनों का सेम आ गया, यानी कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और होता भी है ये इक्वेशन आप पढ़ते हैं, यानी कि डायमेंशनली करेक्ट ही पढ़ाया जाता है आप लोगों को, सही इक्वेशन है इसीलिए पढ़ाया जाता है। अच्छा अब ये देखिए कि सेम आ गया। अब आप हमको ये बताइए कि यहाँ पे हाफ है 1/2 AT स्क्वायर, S बराबर UT हाफ AT स्क्वायर, हाफ है तो ये इक्वेशन सही है। लेकिन अगर हाफ हटा के यहाँ पे हम 5 AT स्क्वायर लिख देते, हाफ को रिप्लेस करके, हाफ को रिप्लेस करके यहाँ पे 5 AT स्क्वायर लिख देते, तो इक्वेशन सही होता क्या? नहीं होता। लेकिन डायमेंशनली तो दिखा था कि डायमेंशनली तो करेक्ट है, तो यही लिमिटेशन होता है हमारा, ड्रॉबैक होता है इस मेथड का, कि ये हमको कोफिशिएंट यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है उस इक्वेशन के अंदर उसका कोई आइडिया नहीं दे पाता है, तो ये ड्रॉबैक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो की करेक्टनेस जो चेक करना है वो देखिए, चेक करना है करेक्टनेस। T बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G, जहां पे T टाइम होता है, ये भी पेंडुलम का इक्वेशन है, आप जानते हैं शेपर पेंडुलम, L लेंथ होता है, और G जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सीलरेशन लिख देते हैं। ठीक, इसको डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये चेक करना है। तो देखिए LHS पे हमारा T है,
तो LHS पे T है तो LHS लिख लेते हैं। T का क्या होगा, T ही हो गया डायमेंशन, टाइम का टाइम T हो गया। L/G है इधर, तो L का क्या डायमेंशन होगा, ये सॉरी L हो गया लेंथ, तो L का डायमेंशन कैपिटल L लेंथ का, और ये G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये यानी कि एक्सीलरेशन है। तो LT इनवर्स टू होता है एक्सीलरेशन का, L से L कट गया, ये T ऊपर जाके T स्क्वायर हो जाएगा, तो T स्क्वायर हो गया। अब आप देख लीजिए कि ये T स्क्वायर है और इसके अंडर रूट में है, तो T आएगा ये हमारा, तो इधर भी T ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया। सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं लिया है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 2 पाई की जगह पे कुछ और भी रहता तो हम कहते हैं कि सही है। तो यही न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में हमको नहीं बता पाता है, ये मेथड यही है हमारा करेक्टनेस चेक करने का। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे वो करते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। देखिए अगला है हमारा क्वेश्चन, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन h इज इक्वल टू रो r रो g डिवाइडेड बाय 2s cos थीटा है, जहाँ पे h हमारा हाइट है, r रेडियस, रो डेंसिटी, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s सरफेस टेंशन, और ये थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो अब करेक्टनेस निकालना है तो हम डायमेंशन देखेंगे कि LHS और RHS का डायमेंशन इक्वल है या नहीं। तो इसमें से देखिए 2 और cos थीटा, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो पहले LHS का डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशनली करेक्ट होगा कब, जब LHS और RHS का हमको डायमेंशन इक्वल आएगा। अगर नहीं इक्वल आता है यानी कि डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अब आप देखिए h है, h क्या है, हाइट का क्या होगा l, तो LHS पे हमारा डायमेंशन आ गया l। अब चलिए RHS का देखते हैं, r है, r रेडियस है, रेडियस का l हो जाएगा लेंथ, रो है डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा ml³। g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का LT इनवर्स टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ अलग नहीं होगा, जो एक्सेलरेशन का होता है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होगा। अब यहाँ पे 2s cos थीटा, 3 टर्म है, 2 का भी कोई डायमेंशन नहीं, cos थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ s का होगा कुछ। तो s क्या है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ, सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ, तो फोर्स का होता है mLT इनवर्स 2 और लेंथ का होता है l। तो ये कट के हमारा सरफेस टेंशन का डायमेंशन आ गया MT इनवर्स 2, तो MT इनवर्स 2, ठीक है, m से m चला गया, और इस ये t से t टू द पावर -2 से t टू द पावर -2 कटेगा। अब आप देखिए कि हमारा ये आ गया L³ और नहीं सॉरी एक मिनट, ये जो है -3 होगा ना, ये रो का लिखे थे, रो होता है क्या, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का L³, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये देखिए ये L इंटू L स्क्वायर आएगा, और L टू द पावर 2 हुआ, और ये -3 है यानी कि L इनवर्स 1। अच्छा अब ये देखिए कि इधर आया L, इधर आया L इनवर्स, ये डायमेंशनली करेक्ट हुआ क्या फॉर्मूला, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इधर L है, इधर L इनवर्स है। क्या किया जाए, क्यों ऐसा आया, ऐसा क्यों आया, तो अब आप देखिए कि अगर हम इस फॉर्मूला को अगर हम ऐसा लिख देते हैं, टू एस कॉस थीटा r रो g, इस तरह से लिख देते हैं, तो ये डायमेंशन ये इधर वाला RHS वाला ये पलट जाएगा ना,
तो ये जो L इनवर्स है इसका भी L हो जाएगा। और एक्चुअली में क्या होता है कि सही फॉर्मूला हमारा यही होता है 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो g, यही सही फॉर्मूला होता है। ये हम आपको दिए थे चेक करने के लिए, ये वाला कि आप चेक करके बताइए ये गलत होता है और ये सही फॉर्मूला होता है, ये चेक करके बताइए आपको पता चले, ताकि मान लीजिए अगर कहीं गलत फॉर्मूला है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। आपको पता चल गया कि नहीं भाई इधर ऐसा है, तो इसको अगर उल्टा कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा L, इधर का तो L है ही, तो अब हमारा ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। तो फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है कि आप पढ़ेंगे आगे विस्कोसिटी वगैरह कि हाइट ऑफ मरकरी, हाइट इन कैपिलरी ट्यूब टू विच मरकरी राइजेस, इसका फार्मूला होता है, आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आज का हम क्लास यही खत्म करते हैं। अगले दिन हम लोग अभी इसी में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में कि इससे फार्मूला कैसे बना सकते हैं, हम इससे फार्मूला कैसे बना सकते हैं खुद से, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।